अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि DGISPR ने वाज़ेह तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि जो भी जनरल फैज़ हमीद के केस में मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाक ने कहा है कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक फौज का किरदार कलीदी है और PTI क्या इस बार भी जलसा कर सकेगी या फिर एक बार बहाना लगा के जलसे को मुलतवी कर दिया जाएगा। इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सलमान साहब, जनाब अहमद फ़ारूकी साहब और जनाब मुबशर बुखारी साहब, तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार हैं। जनाब सलमान गनी साहब, आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने, अगर मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक सहाफ़ी के तौर पर देखूँ, दो उसके मेन हिस्से थे। एक बलूचिस्तान से रिलेटेड था और एक जो है अपना जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल चल रहा है जिसका एक पॉलिटिकल भी एस्पेक्ट है, उससे रिलेटेड था। पहले हम बलूचिस्तान के इशू के हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर ये बात की कि एक प्रोपेगेंडा है जो बलूचिस्तान के हवाले से किया जाता है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से झूठ जो है वो फैलाया जा रहा है। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए भट्ट साहब, दोनों बड़े अहम इश्यूज़ हैं। एक बराह रास्त फ़ौज से मुतल्लिक है। उन्होंने एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि आर्मी एक्ट के तहत कोई शख्स कितने भी बड़े मनसब पे हो, किसी भी रैंक का हो, वो इस एक्ट का पाबंद है कि बिला वास्ता तौर पे अगर वो किसी के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है या जो शख्स उसे इस्तेमाल कर रहा है, कानून अपना रास्ता बनाएगा। वो एक क्लियर कट मैसेज आ रहा है बानी PTI की तरफ। दूसरी बात देखें, जब आप बलूचिस्तान के मसले की बात करते हैं, ये मसला बड़ा सेंसिटिव है और इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं बात कर चुका हूँ, आज उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। देखिए, जहाँ तक हुकूमती रिट की बात है तो मैं आपको याद करवाता चलूँ, फ़ौज का काम होता है अमन बहाल करना, दहशतगर्दी तखरीबकारी को कुचलना, और सियासी अमल चलाना जो होता है वो पॉलिटिकल फोर्स का काम होता है, इलेक्टेड लीडरशिप का काम होता है या हुकूमत का। बंगाल में भी फ़ौज ने अमन बहाल कर दिया था, वहाँ पर आप सियासी अमल नहीं चला पाए थे। सेम उन्होंने अपनी बात की है कि हमने वहाँ पर क्या किया है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम बलूचिस्तान के इश्यूज़ को देखते हैं, एक तो दहशतगर्दी का अमल है, एक क्या सियासी अमल आगे बढ़ रहा है। आज उन्होंने दुरुस्त कहा कि 750 अरब बलूचिस्तान को मिलते हैं। जी। तो क्या वहाँ पर वहाँ की इलेक्टेड हुकूमत लोगों की फलाह बहबूद के लिए, हमारे नौजवान नस्ल को बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए और गवर्नेंस की फराहमी के लिए वो इकदाम कर पाएगी? जहाँ तक बात है, ये 1,500-2,000 लोग हैं और ये BLA जो है, ये मैं नहीं समझता कि ये बलोच हैं। बलोचों की तारीख़ उठा के देख लें कि क्या में पाकिस्तान के वक़्त बलोच अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के साथ शामिल हुए थे। और ये भी हमें एक सवाल उठाना चाहिए बतौर जर्नलिस्ट कि जब इतने सारे वसाइल होते हैं, पाकिस्तान बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर भी बने, चेयरमैन सेनेट भी बने, बड़े बड़े मुनासब पे, तो फिर वहाँ पर एहसास महरूमी क्यों रहा, वहाँ पर पसमानदगी क्यों है? देखिए, फ़ौजी तर्जमान ने अपनी बात की है और उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान के अंदर कोई नो गो एरिया नहीं है। एक तासर पाकिस्तान के अंदर हमारी पॉलिटिक्स में से कुछ लोग ये देते नज़र आ रहे हैं कि शायद ऐसी सूरत हाल है। देखें, आपकी फ़ौज वो है जिसने दहशतगर्दी की आलमी जंग जीती है, दुनिया भर में से सराहा जा रहा है। तो क्या वो एक बलूचिस्तान जैसे एक खित्ते के अंदर दहशतगर्दों को उनके अंजाम पे नहीं पहुंचा पाएगी? देखें, दो काम है, एक काम है फ़ौज का, एक काम है पॉलिटिकल लीडरशिप का। और आपको याद होगा कि लास्ट वीक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह वहाँ पर गए थे और दोनों इकदाम किए। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि पंजाब ने NFC में से अपना हिस्सा भी बलूचिस्तान को दिया है। ये काम तो आप बलोच लीडरशिप के लिए लम्हा फिक्री है कि क्या वजह है कि अरबों के फंड्स आपके पास, 750 अरब का अगर NFC में से आपको हिस्सा मिलता है तो वहाँ पर पसमानदगी क्यों है, वहाँ पर एहसास महरूमी क्यों है? आज फ़ौजी तर्जमान ने बताया कि 17 वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपके फ़ौज के कॉलेजेस मौजूद हैं, सेहत आमा के मराकज़ हैं, चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये बयानिया की जो बात है, ये बात दुरुस्त है। इस बयानिए के पीछे कौन है? देखें, जब आप बलूचिस्तान के इशू को देखेंगे, ये कब से शुरू हुआ है? देखें, दहशतगर्दी एक पुराना इशू जरूर है, लेकिन जब से एक छोटी सी बात में देखें, ये जो फेज़ आया है ना, ये फेज़ उस वक्त आया है जब आपका प्राइम मिनिस्टर चाइना के विजिट से आया है।
सी पैक की अपग्रेडिंग की बात ज़ाहिर की है, है, ज़ाहिर है, और उसके ये बाद बात ही बड़ी सारा क्लियर है कुछ कि बलूचिस्तान की अहमियत इसलिए बात है कि आपके 57 बड़े मंसूबों में से 46 का तल्लक बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है, वहां पर अमन इस्लामाबाद की भी जरूरत है, पिंडी की भी और लाहौर की भी। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन खालिद फरूकी साहब, मैं ये गुजारिश करूँ आपसे कि जिस तरह से आज DGISPR ने ये बताया कि वहाँ पर किस तरह से तरक्की हो रही है, वहाँ पर कितने 100 अरब रुपए जो हैं वो वफाक से जा रहे हैं और कौन कौन अहम तरीन ओहदों पर वहाँ के लोग रहे हैं, ये सारी बातें उन्होंने की हैं, ठीक है। इसके बावजूद एक प्रोपेगेंडा है, सही है, जो किया जा रहा है, जी, मुसलसल हो रहा है। उस प्रोपेगेंडे का तोड़ करना क्या सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी, क्या वो उसका तोड़ करना बतौर पाकिस्तानी हमारे मीडिया की जिम्मेदारी नहीं? गौहर देखिए, आपकी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मीडिया की जिम्मेदारी भी है, सियासतदानों की जिम्मेदारी भी है, सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, समाजी हलकों की जिम्मेदारी है, पूरी सोसाइटी की। हर कोई भी सेगमेंट ऐसा सोसाइटी का नहीं जो इससे बाहर हो, किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, KP हो, किसी भी जगह पे अगर कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जो बाकी हम वतनों के लिए अच्छी नहीं लगती, तो उससे ओहदा बरा निमटना जो है वो सभी का एक फ़र्ज़ होता है। ये जो मामला ना, पहले तो हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको ये देख लें कि बलूचिस्तान का मामला आज से नहीं है। बलूचिस्तान का मामला पिछले 70 साल से चल रहा है, और कुछ वो अनासर जिन्होंने शुरू दिन से रियासत की अमलदारी को और रियासत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, कबूल नहीं किया था, वो और फिर उनके बाद उनके जो तरबियत याफ्ता, जो जहनी तौर पर तरबियत याफ्ता लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान मुमलिकत के साथ एक ऐसा एक महाज खोले रखा, और इसमें सबसे जो कारगर उन्होंने हरबा इस्तेमाल किया, जो आज DGISPR ने भी कहा, एहसास महरूमी वाला। अच्छा, बलूचिस्तान के अवाम की मजमूई तौर पर हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी पंजाब में या दूसरे, लेकिन इस एहसास महरूमी का जिम्मेदार कौन है, इसका सबसे पहले तयन करना भी ज़रूरी है। एहसास महरूमी में बहुत बड़ा जो जिम्मेदार तबका है वो बलूचिस्तान के वो ताकतवर अशराफिया है जिसने उन तक वो वसाइल पहुंचने नहीं दिए। विफाक से अगर आप नोट करें तो पंजाब में भी एक ताकतवर अशराफिया है, KPK में भी है, सिंध में भी है, बिल्कुल सही और है। पंजाब के भी जो आम आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, उस तक वसाइल नहीं पहुंचते। नहीं, देखिए, उसको सेहत नहीं मिल रही, उसको हेल्थ एजुकेशन नहीं मिल रही, ठीक है। ये वरना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम जो हैं वो पंजाब में शुरू करने की जरूरत नहीं थी ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर गुर्बत का लेवल तो है, गुर्बत का लेवल अपनी जगह पे है, लेकिन देखिए असल बात सर, मैं जो करना चाहिए, मैं जो पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ वो ये है कि असल बात है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा किया जाता है, और अफसोस का मुकाम जो है वो मेरे नजदीक ये है कि बतौर सहाफी भी और बतौर पाकिस्तानी भी जो हमारा मीडिया है, वो मैं किसी एक साइड को नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, सारे का सारे जो लोग हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका तोड़ नहीं करते। नहीं, तोड़ इसका होता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो लोग, मैंने तो आपको उसकी रूट काज बताई कि जो एहसास महरूमी है और जिसका प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये प्रोपेगेंडा करने वाले भी वही अनासर हैं जो वहाँ के अवाम को एहसास महरूमी का शिकार किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे जो सरदार वहाँ से पैसे लेते थे, आप मुझे बताएं कि सारे स्ट्रगल करते रहे, सारी पता चला जनाब बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। ज़िया-उल हक के दौर में क्या हुआ था, जनरल ज़िया ने एक पॉलिसी इख्तियार की, उन्होंने सारे लोगों को बुलाया और बुला के सबकी जेब में थोड़े थोड़े पैसे डाल दिए एकदम से। कोई वहाँ पे वो दौर बड़ा ऐसा गुजरा जिसमें किसी ने कोई एहसास महरूमी की बात करनी छोड़ दी, किसी ने किसी स्ट्रगल की, किसी ने किसी बाहर निकल के कुछ बात करना छोड़ दी। इसका मतलब यह है कि वो जो वडेरे हैं वहाँ के, जो सरदार हैं, उनकी जेबों में पैसा गया तो वो सारे मुतमईन हो गए। आज भी इशू वहाँ पे वही है। देखिए, मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर और परवेज़ मुशर्रफ का दौर, बलूचिस्तान में बड़ा काम हुआ। आज भी ये है कि बलूचिस्तान में जब काम होता है उन लोगों के लिए जो गरीब हैं। आपको याद है कि जो बुगटी कबाइल का पार्टी का जो टेन्योर था, बुगटी कबाइल का के बाद उसमें बहुत काम हुआ। बिल्कुल, बुगटी कबाइल का जो तनाज़ा है वो क्यों है, और कौन वडेरे वहां पे अपनी अमलदारी चाहते हैं सिर्फ, और कौन दूसरे लोगों को जिन्होंने वहां से निकाल दिया था वो कौन लोग थे, और उनको किसने निकाला था वहां से। सो ये कहना जो है ना, अच्छा अब बात आ गई कि उस जो प्रोपेगेंडा उससे किसने निमटना है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मीडिया ने भी ये काम करना है। और मीडिया में बदकिस्मती ये हुई है कि मीडिया में कभी मिसिंग पर्सनस के नाम पे, कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी हकूक के नाम पे, कभी फ्राइज के नाम पे, वो जो लोग प्रोपेगेंडा करते थे उस पर आंखें बंद करके उस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया गया।
आज भी कई एक वाकया, जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि वो जो उसने दहशतगर्दी के वाकयात हुए, उसमें एक वो खातून जिसने ये हरकत कर ली, बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। एक होनहार एक बलोच बेटी जिसने ये आगे बढ़ के ये काम कर लिए, उसका कोई इस सारी सूरत हाल में उसका कोई पस मंजर नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोपेगेंडे का शिकार हो गई। इसी तरह दूसरा शख्स जिसको मिसिंग पर्सन कहा जाता था, वो वहां से वो हमलावरों में वो निकल आया। सो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें देखने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान का मसला जो है, और दूसरी बात मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब और बलूचिस्तान की एक जैसी बात नहीं कर सकते। देखिए, पंजाब बलूचिस्तान के बेशुमार इलाकों से, और पंजाब के बहुत सारे इलाके, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अरसा पहले शुरू हो चुकी थी। बलूचिस्तान के दूर दराज एक सूबा था, जब ये मुतहदा हिंदुस्तान था तब भी। सर देखिए, मेरी बात सुने यार, मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहता, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी थी कि जो पसमानदगी है, यानी पंजाब सबसे ज्यादा चूंकि डेवलप सूबा कंसीडर किया जाता है, तो मैंने इसीलिए इसकी बात की कि इसके बावजूद यहाँ पर आप शादरे से क्रॉस तो करें सर। गौर साहब, नहीं प्रॉब्लम है, देखिए गौर प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान को तरजीही बुनियादों पर वहां पे काम बिल्कुल वहां पर काम होने बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो पब्लिक है वहां तक, मैं ये कहूंगा कि खा वो बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वो काम करे और फंड्स की इस तरह नीचे तक जो है पहुंचाए जाएं, जिसमें पब्लिक को डायरेक्ट फायदा है। मुंतखब हुए सर, देखिए वहां पर तो वो पूरा सिस्टम मौजूद है जो पंजाब में, बस वहां के गरीब आदमी को वडेरे से और सरदार से के जंगल से निकाला। जी जी जी, मुबशर बुखारी सर, अब मैं बात करना चाहता हूं कि वो जो मैंने इंट्रो में बात की कि फैज हमीद के से जो भी उस केस से मुतल्लिक शख्स होगा उसकी खिलाफ कार्रवाई होगी या उसको कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। ये डीजी ISPR ने एक सवाल के जवाब में ये बात की, ये किस तरफ इशारा सर? दो बातें बड़ी गहरी की उन्होंने। एक बात तो ये आप जो फरमा रहे हैं जो भी मुंसलिक होगा, लेकिन एक और बात थी जिसने मुझे कम से कम चौंकाया, और यकीन दोस्त आप भी चौंके होंगे। ये सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी का केस नहीं था। उनका एक सेंटेंस ये था कि इसके अलावा भी आर्मी एक्ट की कई सेक्शंस की वायलेशंस में मुलव्विस पाए गए हैं, यानी कि उस हाउसिंग सोसाइटी के मामला से हट के भी कुछ मामला थे। अब अगर उनके मैं स्टेटमेंट को, और उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हाउसिंग सोसाइटी वाले मामलात में भी, और दूसरों का अभी तय होना बाकी है कि वो उसका कब होगा। लेकिन इससे मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि एज DG ISI जहाँ जहाँ उन्होंने आर्मी एक्ट की जो क्लॉजेज या सेक्शंस हैं उनको वायलेट किया है, और जो जो उनका उसमें कोलैबोरेट उनके साथ करता रहा है, ये सबको मैसेज था। और ये मैसेज जो है ना, वो शायद बहुत सारे लोगों की नींदें उड़ा लेगा, और उसमें बड़े ताकतवर लोग भी आएंगे। मसलन हो सकता है कि फॉर्मर बॉसेस भी आ जाएं फैज साहब के उसमें, उनके लिए भी ये मैसेज था एक कि आप भी करें अगर आप ये तो बड़ी एक सवाल हुआ, और उसमें उन्होंने जो DG साहब हैं उन्होंने ये कहा कि ISI का जो चीफ होता है उसका बॉस प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उनके लिए मैसेज है। उनके लिए भी है, और दूसरे दारा जाती जो उनके बॉसेस रहे होंगे उनकी बात भी आप रूल आउट तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके मातहत उसी अदारे से दो आए हैं तो ऑलरेडी वो भी फेस कर रहे हैं, तो फिर जो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जो उन केसेस में इन्वॉल्व है उनके लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि हमारे पास एविडेंसेस भी हैं, और अब हम मज़ीद इसको प्रोब भी करेंगे, और जो इसमें मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो है मेरा ख्याल है कि ये नींदें उड़ाएगा। इसने एक और इम्प्रेशन भी डिस्पेल किया है, बड़े शादियाने बज रहे थे, बल्कि हमारे कुछ जो हुकूमती दोस्त थे, आपके भी हैं मेरे भी हैं, वो शायद उनको सीरियस ले रहे थे कि जी राब्ता हो गया, बातचीत हो रही है, शायद हम वो जो दोस्त परेशान थे वो उनके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और लेकिन बहरहाल उनकी परेशानी तो दूर हो गई। अगेन ये आप मुझे करेक्ट कीजिए, ये मेरा ख्याल है 7वीं दफ़े इस तरह का स्टेटमेंट आया है कि 9 मई के हवाले से कोई रियायत नहीं, और फिर उसके बाद जनरल फैज़ के हवाले से जो बातचीत है, चूँकि मेरा ख्याल है कि एक पार्टी के जो मेंटोर थे, बिग बॉस थे, क्रिएटर थे, कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, वो जनरल फैज़ थे, और कम से कम उस पार्टी के लिए ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है।
और दूसरा वो जो खुश फहमी में मुब्तला थे कि हमारी बातचीत हो रही है और किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी जिसके नतीजे में हमें रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये भी भट्ट साहब आपके प्रोग्राम के तवसत से अदालतें रिलीफ नहीं देती, अदालतें इंसाफ देती हैं। और ये पूरी कौम को ये जो हमने एक नया नैरेटिव दे दिया, रिलीफ मिलता है, रिलीफ नहीं मिलता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालतों से सिर्फ इंसाफ की तवक्को मिलना चाहिए। चाहिए। तो वो जो है वो जो उम्मीदें हैं वो भी थोड़ी सी डगमगा गई होंगी इस आज के प्रेशर से। सो मैसेज लाउड एंड क्लियर था और ये रविश दोबारा उसमें एक अज़म का अदा किया गया और यकीनन उस अज़म पे कारबंद भी रहेंगे कि हमारा सियासत से लेना देना कोई नहीं। दहशतगर्दी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम दहशतगर्दों से लड़ते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। और यही चूँकि फारूकी साहब और सलमान साहब इस पे पहले बात कर चुके हैं तो इस पे मेरा ज़्यादा बात। सलमान गनी साहब, ये फरमाइएगा कि बानी पीटीआई के बारे में मतलब सवाल किया गया था और उस पर उन्होंने ये कहा कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। क्या आप बानी पीटीआई के केसों को फौजी अदालतों में जाता देख रहे हैं? आप जब बैठ के मुझे ये सवाल कर रहे हैं, इससे एक रोज़ पहले ख़ुद बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद कोर्ट से रजू किया और उन्होंने कुछ एतराज़ात लगाकर उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आपने देखें जिन इश्यूज़ की बात की है, एक इशू अभी हम और डिस्कस करने वाला है कि अच्छा, वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इससे पहले शायद 25 जुलाई थी, तब भी बानी पीटीआई ने एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी थी कि जनाब मुझे फौज की तहवील में ना दिया जाए। वहाँ से भी दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई। बट साहब मैं आपको तो 3-4 चीज़ें, आप जब फौज को डिस्कस करते हैं ना, उनकी असल ताकत क्या है? उनकी ताकत है अंदरूनी डिसिप्लिन, एहतसाबी अमल, पेशावराना एहलियत और उनके अंदर जो पाकिस्तान के हवाले से जज्बा और वलवला। देखें, आज उन्होंने एक और मैसेज भी दिया है, बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि जनाब हमारे अंदर एक एहतसाबी सिस्टम है, उसमें जनरल भी उससे मुबर्रा नहीं है। तो पाकिस्तान के रियासती इदारों को, ये भी कुछ रियासती इदारों के लिए मैसेज है कि ये जो अदारे जब हम कहते हैं ना मजबूत है, आप कौमी इदारों की बात कर लें, हमारे निजी इदारों की भी बात कर लें, अदारे वही मजबूत होते हैं जिनके अंदर कुछ इक़दार और रवायात होती हैं, एहतसाबी अमल होता है, डिसिप्लिन होता है। और वो जो मैसेज यही है कि अगर हम अपने अदारे के अंदर अपने लोगों का एहतसाब कर रहे हैं तो फिर बाकी अदारों के अंदर भी जो कुछ हो रहा है उसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए। जहाँ तक आपने बानी पीटीआई की बात की है, देखें भट्ट साहब, ये जो 9 मई का वाक़या है ना, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह बाब है। इसलिए कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन को भी ये ज़रूरत नहीं हुई कि वो दिन दिहाड़े आके पाकिस्तान की फ़ौजी अमलाक पर, हमारे शोहदा के मज़ारों पर एक गिराओ जलाओ और इस तरह के हमलों की। अब बात यह कि क्या एक बात आजकल चल रही है, मैं उस पर हैरान हूँ कि फ़ौजी तर्जमान ने भी कहा और सियासी क़यादत ने भी कि जी वो 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांग लें। अभी ये एक फ़िक्रा बड़ा इम्पोर्टेंट था कि अदालतें रिलीफ नहीं देती, अदालतें इंसाफ देती हैं। तो अगर वो माफ़ी मांग लें तो फिर आप उन्हें छोड़ देंगे? ऐसे नहीं होता। ये मुआशरे जो चलते हैं जज़ा और सज़ा पर चलते हैं। अगर मैंने कानून तोड़ा है या मैं कानून पे असरअंदाज हुआ हूँ तो मुझे जवाबदेह होना चाहिए। कि बात है कि आप अपनी इस्लामी हिस्ट्री उठा के देखें कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि ये जुर्म अगर मेरी बेटी फातिमा भी करती तो उसको कटहरे में खड़े होना पड़ता। तो बात यह कि ये 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह बाब है। और मैं नहीं कहता कि कोई सियासी कारकुन या कोई बंदा जो बेकसूर है उसे, लेकिन जो लोग जिन्होंने ये अमल किया है, ये मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, उनका पहला टारगेट आपके सिक्योरिटी इदारे हैं। उन्हें यह पता है कि जब तक पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को हम गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे, पाकिस्तान गैर मुस्तहकम नहीं होगा। आज फ़ौज के तर्जमान ने एहतसाबी अमल की बात भी कर दी, अपनी पेशा वराना सलाहियत की बात भी कर दी, ये भी बता दिया। एक फ़िक्रा उनका बड़ा सिग्निफिकेंट है, उन्होंने दहशत गर्दों को एक चैलेंज दिया है कि आओ हमसे लड़ो, आप उन गरीब मजदूरों को जो बेचारे मेहनत कश हैं आप उन्हें जाके टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी एक अहम बात जो पॉलिटिकल है, देखिए हम सब चारों पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे हैं, ये जो कौम के अंदर जज्बा वलवला चीज़ों से आशनाई, ये के सियासी क़यादत की ज़िम्मेदारी होती है, ये फ़ौज की नहीं होती। कि फ़ौज का तर्जुमान तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान मुझे बड़ा अजीज़ है। बलूचिस्तान जलता है तो पाकिस्तान जलता है,
बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुआशी सर मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान क्या सर केपीके में कुछ होता है तो भी जनाब, पाकिस्तान एक जड़ता है, हम फिक्रा सब में जो आप- है वो एक जिस्म की मानते एक फिक्रा जो देखें आजकल वो सोशल मीडिया की आपने जो बात की है, ये आग सोशल मीडिया लगा रहा है, इसके पीछे एक माइंडसेट है, इसके पीछे अरबों खर्च हो रहा है। वो जो खातून साहिबा वहाँ पर जलसे जुलूस कर रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कह रहा है कि मेरे पास सबूत है कि 8 करोड़ रुपया एक हमारे हमसाया मुल्क से उसके अकाउंट में आया है। तो मैंने कहा जनाब फिर ये सारा कुछ जो है ये आप पाकिस्तानी कौम को बताएं। ये सलमान देखें गनी ना, साहब इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी इशू को दोबारा से फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल टेक अ ब्रेक। छह सितंबर मेरी तारीख का वो बाबे मुनव्वर है ये दिन जिसने एक कौम को खुद उसका पता बतलाया। 6 सितंबर मार्काए हक को बातिल का यौम सई। जब दुश्मन की अददी बर्तरी काम ना आई और गालिब रही एक रविश कलंदराना, एक जज्बाए जादुआना। जुर्रत और सरफराजी के दरख्शां संग मील जिसने बख्शी वतने अजीज को नई जिंदगी। दिफाए वतन के अजीम जज्बों से मखमूर पाक फौज को सलाम। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सलमान गनी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जी सलमान साहब बात कंप्लीट कीजिएगा। सोशल मीडिया की बात कर रहा था कि सोशल मीडिया के पीछे एक माइंड सेट है, वो माइंड सेट बलूचिस्तान के अंदर सरगर्म अमल है, वो वहाँ पर नफरतें पैदा कर रहा है। इसका तोड़ आपने भी एक सवाल उठाया था कि पाकिस्तान का मीडिया क्या कर रहा है। देखें, मीडिया से पहले पाकिस्तान की कौमी क़यादत की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क के अंदर इत्तेहाद, यकजहती और इंतशार खलफशार के ख़िलाफ़ एक लाहेमल इख्तियार करे। मेरी चार्जशीट है कि पाकिस्तान की कौमी क़यादत अपना जो कौमी किरदार उन्हें बलूचिस्तान के हवाले से अदा करना चाहिए था वो नहीं कर रही। बट साहब, जब हम बलूचिस्तान के अंदर पसमानदगी और एहसास महरूमी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ, देखें प्राइम मिनिस्टर वहाँ से रहे, चेयरमैन सेनेट वहाँ से रहा, एनएफसी में पंजाब ने बहुत बड़ा क्रेडिट है पंजाब बिल्कुल का, ठीक बात है कि ये। वो तो पंजाबियों को टारगेट कर रहे हैं। पंजाब एनएफसी में से खैर 17 अरब उसे मैं देता तो है। ये मैं तो सर आपसे गुजारिश करूं कि मैं तो ये नहीं कहता कि पंजाबी टारगेट हो रही हैं, बलूची टारगेट, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी टारगेट हो ये रहे बात हैं और दुरुस्त हर है। हवाले से टारगेट मैं सबका आपसे- उनका मैं एक पाकिस्तान और है। देखिए, पाकिस्तान ये- मुखालिफ कुव्वतें जो सरगर्म आप है। जरा उनका माइंडसेट पढ़े, वो क्यों बंगाल में क्या हुआ था, बंगाली भी पंजाबियों को क्यों टारगेट करते थे कि पंजाबी रिएक्ट करेंगे वहाँ, लेकिन पंजाब ने रिएक्ट नहीं किया। आज जितनी तशवीश पंजाब के अंदर बलूचिस्तान के हवाले से शायद किसी और सूबे सर, में ना हमारा हो। हिस्सा है, तो मैं ज़ाहिर है, समझता हूँ हमारा कि- भाई है। देखिए, आप पार्लियामेंट के प्लेटफार्म को भरोकार लाएं, वहां बैठ के बात होनी। ये पार्लियामेंट का बिल्कुल, प्रिंसिपल सियासतदानों को होना अपना चाहिए। रोल जरूर और सियासतदान जब तक अपना प्ले रोल करना अदा चाहिए, नहीं लेकिन करेंगे, मैं नफरतें एक्चुअली खत्म नहीं अब जो होंगी। बात है थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और खालिद फरूकी साहब, आज पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, फौज किसी जमात की, सियासी जमात की मुखालफ है, ना तरफदार। बानी पीटीआई की उम्मीदें तो फिर सर खत्म हो गई ना, क्योंकि वो तो रोजाना की बुनियाद पर ही कहते कि मेरे साथ मुज़ाकरत करें, मेरे साथ बात करें और मैं उन्हीं से बात करूंगा, इनसे बात नहीं करूंगा। तो वो उनकी तो उम्मीदों पर आज पानी फिर क्या बकायदा। ये तो आपका ख्याल है ना। उनकी उम्मीदें कायम रहती हैं। अच्छा। और वो अपने वर्कर को ये तसल्ली दे के रखते हैं कि आज के दिन के बाद जो अगला दिन है उसमें हमने कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क माजी जैसा बना लेना है। अच्छा। देखिए, ये पहले भी जो था, ये फौज का तो सियासी एजेंडा कभी भी नहीं था, लेकिन ये कैसे हो गया
कि कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा सरपरस्ती में लग गए, कुछ लोग पार्टी को चलाने में लग गए, प्रैक्टिकली उन्होंने ही चलाया। ये जो नेटवर्क बना, इस नेटवर्क ने ये कोई महज, जब हम अपना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करते हैं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में महज एक कॉलोनी की वहाँ पे जाके तो कब्जा करना, तजावजात बनाना या किसी के साथ छीना झपटी करना, वो यही तो नहीं है। बल्कि जो जैसे सलमान गनी अभी बात कर रहे थे कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो बजाते खुद एक सियासत थी, कुछ मखसूस लोगों ने कर ली, और कुछ सियासी अनासर जो हैं, जो उनका सियासी चेहरा थे, इन्होंने मिल मिला के एक नेटवर्क अपना बना लिया। वो नेटवर्क अब एक ऐसा था जो अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। ये नहीं मैं अभी अंदाज़ा लगा सकते। आप कभी इस्लामाबाद के जो सियासी सर्कल्स हैं उसमें गौर करें तो सारी बातें जो हैं लोगों के सामने आती हैं, और बड़ी तशवीश वाली ये बात आती है कि अगर वो लोग जिन लोगों ने अभी तक सबक नहीं सीखा, वो अगर अभी भी मौजूद हैं और वो अभी भी कहीं सरपरस्ती करना चाहते हैं, अभी भी हमदर्दी रखते हैं करप्ट अनासर से और उन लोगों से जिन्होंने, देखिए इनके खिलाफ केसेस, जो फैज़ हमीद के खिलाफ केसेस बने, उनमें महज किसी कॉलोनी का केस नहीं, उनके खिलाफ तो सीक्रेट एक्ट की ये भी खिलाफ वर्जी है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी उठा के ले गए, वो डॉक्यूमेंट्स बरामद भी हुए। इतलात ये हैं कि डॉक्यूमेंट्स बरामद भी हुए, उनके घर से बरामद हुए हैं, उनके इलाके से जाके वहाँ पे उनकी रहायशगाह से वहाँ से बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो भी अभी एक तो 9 मई वाला वाक़या है, टॉप सिटी उनके लिए शॉक सिटी बन गया हुआ है। एक 9 मई वाला वाक़या है, और एक जो बात और भी कही जा रही है कि अभी जो ये सितंबर है तो नवंबर में भी कोई ऐसा मामला करने की ये हरकत कोई की जा रही थी, और ये भी कागज़ों पर कहीं ना कहीं मौजूद थी। तो इसका मतलब ये है कि फौज बहसियत इदारा नहीं, बल्कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स उनको माजी में मिले, अब भी उनको ये तवक्को है कि शायद उनका ताउन हमें मिल जाए। ये जो रोज़ाना बात की जाती है ना कि जनाब हम आपके साथ कहीं ना कहीं निगोसिएशन हो रही है और मामला तय पा रही है, ये सारी की सारी एक झूठी तसल्लियाँ अपने लोगों को देने के लिए ये सारी हरकतें की जाती हैं, जिसके पीछे एक गलत फहमी पैदा करना मकसद होता है। जो देखिए, हम अगर आज ये समझें कि हम आज फौज पे इल्ज़ामात, जिस तरह के आज भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, आप देखिए ना, जब DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बानी PTI ने आज भी इल्ज़ामात लगाए हैं, वो इल्ज़ामात एक बार फिर फौज को सियासत में खींच के लेके आते हैं। फौज सियासत से जितना दूर होती है, वो कहते हैं जी हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, हमारा सियासी एजेंडा नहीं है। आप जब बार बार बात करते हैं कि हमने मुज़ाकरात आपसे करने हैं, एक सियासी जमात जब ये कहेगी और कहेगी जी हम बड़े पॉपुलर हैं और हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, तो वो अगर कहीं किसी जगह पे मजबूर कर देते हैं तो फिर इसका मतलब है फिर बाद में एतराज़ शुरू हो जाएगा कि फ़ौज ने ये मुज़ाकरात क्यों किए, फ़ौज में से क्यों ये बात की गई। ये फ़ौज का सियासी एजेंडा ना होना ही इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी एक गनीमत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिस्टम चलाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टेक होल्डर बनना चाहिए, पार्लियामेंट को अपना किरदार जो है मजबूती से वो अदा करना चाहिए। खा पार्लियामेंट विफाक में है या उसके हिस्से हैं, सूबाई असम्बलियाँ हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं वही इस मुल्क के सिस्टम को चलाएं। देखिए, अभी मौलाना फजलुर रहमान ने एक दिन पहले जो स्पीच की तो उन्होंने कहा कि जनाब मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। सियासतदानों के हवाले हैं मामलात। फजलुर रहमान साहब तो बहुत ही एक समझदार, एक ज़हीन, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस वक्त जितनी लीडरशिप है वो मेरा ख्याल है सारे जो मेन लीडर्स हैं वो 70 के लगभग हैं, 70 के और वो वाहिद है जो सबसे बात कर सकते हैं और बात कर रहे हैं, और वो सबसे बात कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो अब जो इस वक्त जो मामला है ये सारा सियासतदानों के सर पे है। फौज को इस सियासी एजेंडे से जिससे उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है, लाताल्लुक ही रहना चाहिए और लाताल्लुक रखा जाए। ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फौज की मदद लेके डायलॉग करने की ज़रूरत है, सियासतदानों के दरमियान सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए। यही इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर करेगा। और ये जो नेटवर्क जो पकड़ा गया है, इस नेटवर्क के लिए जिन जिन लोगों ने, गैर सियासी लोगों ने, जिन लोगों ने सियासी रोल प्ले किया, उन लोगों को कौम के सामने लाया जाना चाहिए। खा उनका ताल्लुक किसी एक इदारे से है या किसी दूसरे इदारे से, वो लोग भी जो कहीं ना कहीं बैठे सहूलतकार बनते हैं, वो लोग जहाँ पे बैठ के कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाता है, ये तमाम लोग किस मकसद के लिए, किस पर्पज़ के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये सारा कौम के सामने आना चाहिए। बुखारी साहब, आज का दिन बड़ा अहम था। आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बड़े अहम
जो है वो बातें सामने आई और बड़े वाज़ेह पैगाम दिए गए। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी आज एक मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ और वार गेम्स के हवाले से उन्होंने बड़ी जो ब्रीफिंग है उनको दी गई और वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बड़ा उसका कलीदी किरदार है। तो हर तरफ बड़ा एक क्लियर मैसेज जो है आज के दिन दिया गया, चाहे वो इंटरनल यहाँ पर हों मामला या जो दुश्मन बाहर बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए। कैसे देखते हैं आप सारे मामले? बड़ा अच्छा व्यू है, बड़ा अच्छा मंजर है और दोबारा जो र्यूमर्स फैलती हैं उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वही डिजिटल मीडिया तो आ गया, लेकिन भट्ट साहब जब डिजिटल मीडिया नहीं था तो हम गवाह थे कि हर रोज़ हमारे इर्द गिर्द दोस्त जो हैं इस तरह की अफवाहें गर्दिश करते थी, जी रिफ्ट आ गई, कभी भी नहीं आती रिफ्ट। और उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है मामलात पे, अदारों में भी और हुकूमत में भी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को वो नेगोशिएशंस के ज़रिए ब्रिज कर लेते हैं। तो ये मैसेज आज भी, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज की जो प्रोफेशनल प्रोफिशेंसीज़ हैं वो मैचलेस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों की देखभाल कर रही हैं और प्राइम मिनिस्टर ने आज उनकी तारीफ़ की। यकीनन ये एक इम्प्रेशन भी है कि हमारे दरमियान कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको हम कंसल्टेशन से हल नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छा मैसेज है और इस तरह के मुनाजिर चूँकि र्यूमर्स का और वो जिसे डिजिटल दहशतगर्दी आप कह रहे हैं उसका ज़माना है। आप अगर वो देखें तो ट्विटर पे और सोशल नेटवर्क्स के ऊपर चल रहा होता है कि जनाब अली उधर से झंडी हो गई, पॉलिटिकल लीडरशिप को ये हो गया वो हो गया। तो ये वाले जो विजुअल्स हैं ये तो कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं कि दे आर वेरी वेल एम्बेडेड टुगेदर और कंसल्टेशन इनके दरमियान बड़ी अच्छी जा रही है और उसके इसी में अभी जो हमारे इन्फ्लेशन रेट बेहतर हो रहा है, ज़रा उस तरफ भी निगाह डालिए और उम्मीद है कि नवंबर में जो है मजीद बेहतरी आएगी। साहब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना उसमें हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की गई और ये बाकायदा तौर पे कहा गया और बिल्कुल दुरुस्त कहा गया कि हमने उनकी बहुत मदद की है। तो अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उसको खवारज को तरजीह नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। ये क्यों ऐसे अफगानिस्तान की हुकूमत इस तरह की हरकतें कर रही है? देखिए, ये जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमने ये सोच के कि हमारे अफगान भाई हैं उनको जब सोवियत यूनियन ने यहाँ पे सारा कुछ किया तो उनकी आज़ादी के लिए स्ट्रगल की, जब अमेरिका था तो तब भी हमारे दिल जो थे वो अपने अफगान भाइयों के साथ थे कि इनकी आज़ादी जो है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। हमने उनके लिए सारा कुछ हमने बर्दाश्त किया और फिर उसमें उस दहशतगर्दी की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी उसमें हमने आज भी देखिए अफगानिस्तान में जो काबुल में इंतज़ामिया है तालिबान की उससे हटके वहाँ पे अलकायदा की कुछ ना कुछ ब्रांचेस मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हैं। वहाँ भी काबुल में दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ चंद रोज़ पहले, पाकिस्तान उस पर भी अफसोस का इजहार करता है। पाकिस्तान किसी भी एक अफगान को उसकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ देता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। पाकिस्तान उनको रूट्स देता है, रास्ते देता है। लेकिन वहाँ से जिस तरह का रिएक्शन आता है, एक तो मुझे यूँ लगता है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जो नई तालिबान की इंतज़ामिया इसमें पिछली जो अदवार की जो लोग थे वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद जो भी वहाँ पे है, इसके बावजूद मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान से उस मोहब्बत का, पाकिस्तान की उस अच्छे सलूक का जो जवाबी मुस्बत एक होता है वो नहीं किया जा रहा। वहाँ पे जो दहशत गर्दों के साथ ये जो ताउन किया जाता है कि उनको पनाह गाहें दी जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट होने में मदद दी जाती है। ये बलूचिस्तान की जो दहशत गर्दी है ये कुछ सिर्फ वहाँ के जो वहाँ बलूचिस्तान के एलिमेंट जो थे वो नहीं थे, बल्कि इसमें देखिए ये जो एक नेटवर्क बन गया इनका कि एक यहाँ से कालदम टीटीपी जिसको ख्वारिज कहा जाता है और वहाँ पे जो बलूचिस्तान के वो गुमराह अनासर जो हैं इन्होंने एक पूरे का पूरा एक नेटवर्क अपना बना लिया। इनको अगर अफगानिस्तान से पनाह नहीं मिलती, बलूचिस्तान में भी और केपी से भी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो इनको कुचलने में कुछ टाइम नहीं लगता। अब मसला ये है कि बॉर्डर है, उस बॉर्डर का हम एहतराम भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। उसमें अगर हम जाके वहाँ कार्रवाई करेंगे तो फिर इसको जाहिर है कि ये ताल्लुकात को बेहतर तो नहीं रख सकेगी चीज़, लेकिन इसमें अफगान हुकूमत को
तालिबान हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी तरजीह क्या है। क्या उनकी तरजीह अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान को उन्होंने रखना है या फिर उन्होंने दहशत गर्दों को रखना है? अगर फिर उन्होंने दहशत गर्दों को रखना तो है फिर उसके नतायज नतायज उनको भुगतने पड़ेंगे। फिर आप जो मुआशी चॉइस तौर पे भी करते हर तरह हैं से। वो आपको उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। सलमान गनी साहब, 2 दिन बाद 9 मई वाले जो हैं वो एक बार फिर जलसा करने का इरादा रखते हैं या कम से कम उन्होंने ऐलान जरूर कर रखा है, जलसा करेंगे या फिर भाग जाएंगे? अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं सिर्फ 1 मिनट, जब आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, चूँकि अफगानिस्तान की सूरत हाल बराह रास्त हमारी मुआशी सूरत हाल पर असरअंदाज हो रही है, इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ये जो दोहा माहिदा था ना, इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी शर्त ये थी कि इन्होंने वहाँ लिख के दिया था कि हमारी सरजमीन हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और 3-4 रोज़ पहले अगर आपको याद हो तो उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि पाकिस्तान ने तो हमें शबाहत नहीं दी है। तो उसी वक्त मैं चूँकि अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैंने तो खुद दिए हैं। असल में वो इसलिए ये बात तस्लीम नहीं करते कि उन्हें पता है इंटरनेशनली उनका केस कोई नहीं, उन्हें किसी ने तस्लीम नहीं किया। और हमने जो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी इसलिए दी थी कि अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो पाकिस्तान में भी इस्तेहकाम आएगा। अब आ जाए वो जो आपने जिस बात है कि आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि 8 सितंबर का जलसा होगा, इसलिए कि 22 अगस्त वाला जलसा जो था वो जिस तरह भी इन्होंने मौखर किया उसमें इन्होंने ये बात वहीं तय कर दी थी एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन अब एक नई सूरत हाल तारी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ एक बिल पास हुआ है सेनेट से, जी, और उसमें स्टेट का ये देखें, जब हम इस्लामाबाद के अंदर किसी जलसे, जुलूस, रैलीज या एहतजाज की बात करते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर कोई गैर मामूली या हंगामी सूरत हाल तारी होती है तो दुनिया के अंदर हमारी एक तस्वीर जाती है। अगर तो ये अपने आप को किसी डिसिप्लिन का पाबंद करेंगे, जैसे होता है हमेशा बड़े जलसे जब लाहौर में भी होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउल करना पड़ता है, मेरा ख्याल है कि जगह तब्दील होगी और इनको इजाज़त दे दी जाएगी, जलसा करके देख लें। अगर वो सियासी अमल का हिस्सा बनते हैं, सियासी तर्ज अमल इख्तियार करते हैं तो कोई मज़ायका नहीं कि उनको अपनी एक्टिविटी करने की इजाज़त दे दी जाए। सर खालिद फरूकी साहब, ये जलसे से क्या हासिल करना चाहती है पीटीआई? मतलब कोई टारगेट होता है ना कि हमने जलसा किया, हमने अवेयरनेस देनी, हमने जलसा किया इंतखाबात करवाएं, हमने जलसा किया जनाब के इलेक्शन दोबारा करवाएं, क्या इनका मुतालबा क्या है? देखिए, पहले मैं इस बात का जवाब ज़रूर देता हूँ। एक तो यह है कि जलसे की इजाज़त इनको मिल गई है, जो संगजानी के मुकाम पर जो जलसा है ना वो, और दूसरा यह है कि जो सेनेट में बिल पास हुआ उसमें भी यही है कि इस्लामाबाद से हटके ऐसे किसी मुकाम पर आप जलसा कर सकते हैं, और इन्होंने भी वहाँ जलसा करने का ऐलान किया है संगजानी में ही। तो इसका मतलब है कि वो जो इस्लामाबाद के अंदर ये जलसा जो है वो नहीं होगा, बाहर ही जलसा होगा। अब दूसरी बात आपकी है कि जलसे से हासिल क्या करना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त हर जो भी हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 9 मई के मुजरमों को बचाने की एक हरकत है। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कुछ और है। पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुकदमात का फैसला नहीं होने देते, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, और ताखीरी हरबों के साथ साथ उन मुकदमात को अदालतों को प्रेशराइज किया जाता है। किसी एक अदालत से रिलीफ लेके दूसरी अदालत को बताया जाता है कि हमें तो रिलीफ मिल चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ जो 9 मई के वाकयात हैं उनको, और मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये एक इंतज़ार में इसमें है कि जैसे कहीं मिसाल के तौर पे अदलिया में अपने वक्त के मुताबिक तब्दीलियां भी आनी हैं, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं, नए चीफ जस्टिस ने भी आना है, पहले वाले जो हैं वो उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, तो वक़्वात लगा के बैठे हुए हैं कि अगर कोई दूसरा कोई चीफ जस्टिस आता है, ख्वाहिशात हैं, अदालत का कोई नया सरबराह आता है तो वो पता नहीं हमारे लिए क्या क्या हो जाए। हमने माजी में देखा, माजी में ऐसा हुआ था और यकीनी तौर पे पूरी कौम ने नोट किया। कौन बंदा है जिसने नहीं नोट किया कि मखसूस बेंचेस बैठे और उन्होंने मखसूस किस्म के फैसले दिए और उसका नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान में जो खलफशार है, कितने केसेस में एक दिन में जमानतें हुई, तो वो जो खलफशार है के सौते बह रहे थे, उस जो 9 मई के जो वाकयात हैं उनके फैसले नहीं होने देने, उन फैसलों को रोकना है जिस हद तक रोका जा सकता है। लेकिन जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप फिर वापस जाएं कि जब ये है कि आपने किसी इदारे के सीनियर ऑफिसर को, मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स में से एक को पकड़ा और उससे मुतल्लिका जो बाकी लोग हैं उनको भी पकड़ के अगर सजाएं होती हैं, तो आप मुझे बताइए कौन सा कानून ऐसा है जिसमें ये इजाज़त मिल जाए कि इससे रिलेटेड जो बाकी अफराद हैं, खा वो सिविलियन हैं, कोई है, कहाँ से भी ताल्लुक उनका है, अगर उन्होंने इस तरह की किसी ऐसी बागियाना
सरगर्मी में हिस्सा लिया है, जिसका मकसद रियासत को, रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाना है, जिसका मतलब रियासती इदारों की अमलाक जो हैं उन पर हमले करना है, जिसका मकसद पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को तबाह बर्बाद करना पे लाना है, स्टेक पे, तो आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि उनको सजाएं नहीं होगी? ये बात ठीक है, है। उनको सजाएं होती है तो उनको सजाओं से बचाने की हरकत हो रही है। अच्छा, सिर्फ सजाओं से बचाने के लिए की जा रहा है। बुखारी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब जो है, जो कि वज़ीर आला केपी के हैं, वो पहले भी आपको याद होगा, वो जब जलसा नहीं कर सके तब भी 5-5 हज़ार रुपये बांट रहे थे कुछ लोगों के दरमियान। अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो पूरे वसाइल जो कि केपीके के अवाम के हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस जलसे में भरपूर तरीके से लोगों को लेकर आएंगे। अब जो भी वो उनके वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। आवाम का पैसा तो आवाम पे खर्च होना चाहिए, ये पैसा जो है सियासी जलसों पे खर्च हो, ये तो बड़ी मायूब सी बात है। बड़ी मायूब सी बात है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड माजी में भी इस तरह का है। आपको याद होगा परवेज़ हटक साहब सीएम थे और उस वक्त भी वो एक बड़ी रैली लेके आए थे इस्लामाबाद की तरफ, धरने के दिनों की बात है, जिसपे बड़ी फिर इस्लामाबाद का लॉकडाउन करने और पुलिस के साथ बड़ी उनकी वहाँ पे हुई मुज़ाहमत पुलिस ने की और काफ़ी ज़्यादा वो सारा जो रिसोर्सेज थे, यानी वो जो रैली लेके आए थे उसमें भी वहाँ के सरकारी मुलाजमीन यानी पुलिस भी शामिल थी, यानी बेदरगी इस्तेमाल हुआ। तो ये तो रविश रही है। अली अमीन गंडापुर साहब चूँकि एक तरफ ये तासुर दे रहे हैं जी मैं ब्रिज हूँ पीटीआई और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान, अब जब आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ब्रिज भी गलबन टूट छूट गया है, तो अब ये भी खबरें हैं कि वो जो मरकजी किरदार थे 9 मई वाले मुराद सईद, उनके साथ भी अगर राब्ते मुझे में इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा छूट गए वही काम करेंगे सारा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए कि जलसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होता है। अब बेचारी इस जमात का ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ख़त्म, अंदर धड़े टूट फूट का शिकार हैं। फिर जलसा इनके लिए आप एक ना लाइफ लाइन का काम करेगा कि कुछ उसमें झूठे क्लेम करेंगे या फिर एक्सपोज कर या कुछ भी करेंगे, जो क्लेम करेंगे या एलिगेशंस लगाएंगे, उससे वर्कर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। क्योंकि पिछला जलसा जो पोस्टपोन किया गया था अली अमीन के दरमियान, जो इमरान खान साहब की हमशीरा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, एक्सचेंज ऑफ हार्श वर्ड्स भी हुए, उस पर वर्कर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट पेश की। चूँकि बैटल उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड केपी है, वहाँ से सबसे ज़्यादा आई। और अब जलसा अगर इन्होंने पोस्टपोन किया अपनी वजह से, चूँकि इजाज़त तो मिल गई, अब अगर इन्होंने पोस्टपोन किया, यकीन कीजिए कि मेरा ख्याल है कि ये पार्टी जो है इसके लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। जलसा करना इनका जमहूरी हक है और मैं कहता हूँ इन्हें करना चाहिए, क्योंकि इससे इनका जो स्ट्रेंथ हमें सोशल मीडिया पे नज़र आती है वो हकीकत में ग्राउंड पे भी नज़र आएगी। सलमान गनी साहब, आखिरी 30 सेकंड, इतलात यह है कि मुराद सईद जो कि 9 मई के वाक़यात में बड़े एक अहम उनका किरदार है, वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ राब्ते में। देखिए, जितने लोग भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं वो ज़्यादातर पख्तूनख्वा के अंदर भी मौजूद हैं। और वो जो आज ISPR ने एक फ़िक्रा कहा है कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, और अगर वो इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस नहीं है तो वो सरेंडर करे। अदालतें मौजूद है और अदालतें माशाल्लाह पहले भी उन्हें रिलीफ देती रही हैं। अगर वो बराह रास्त उन वाक़यात में मुलव्वस नहीं होंगे तो उन्हें इंसाफ मिलेगा। बाद पोलिटिकल लीडरशिप माजी के अंदर फांसियों पर भी चढ़ी है, लेकिन फौजी अमलाक पर हमले कभी किसी ने नहीं किए। यहाँ पर लोग अदालतों ने। सलमान गनी साहब, हमारा जो है ना वक्त ख़त्म हो गया। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।